नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से। जो अपन कल जो नेक्स्ट क्लास पढ़ चुके थे मेवाड़ के इतिहास की, तो मेवाड़ रियासत के बारे में अपन ने जो चर्चा की थी उसके जो नेक्स्ट बाद में जो आता है उस इतिहास को अपन जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, अपन ने मेवाड़ के बारे में कल अपन ने बात की थी। जो मेवाड़ है उस मेवाड़ की जो राजधानियां थी वो राजधानी कुल कितनी थी? 9 राजधानियां थी दोस्तों। और ये 9 राजधानियां किस किस शासक ने बनाई थी इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और उससे पहले अपन एक जो शासक आया था कि मेवाड़ में सर्वप्रथम इस रियासत का जो संस्थापन कह सकते हैं या स्थापनाकर्ता कह सकते हैं या फिर गोहिल वंश का जो आदि पुरुष हैं या महान पुरुष हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहले जो राजा आता है उस राजा का नाम क्या था? गोहिल। गोहिल राजा ने इसकी जो स्थापना की थी 566 ईस्वी के अंतर्गत कर दी गई थी। कब की थी? 566 ईस्वी के अंतर्गत। ये गोहिल वंश जो है यह वंश संसार का सबसे प्राचीन वंश है दोस्तों। कौन सा वंश है? सबसे प्राचीन वंश है। इसके बारे में अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि इसके जो पिता हैं वो पिता कौन थे? शिलादित्य थे। और इसकी माता है वो पुष्पावती थी जो परमार शासकों की पुत्री थी, आबू की। और उसके बाद में इसका लालन पालन कैसे होता है, मेवाड़ का राजा कैसे बनता है, उस समय ये जब गोहिल जो मेवाड़ का राजा बनता है तो उस समय दोस्तों इन्होंने मेड़ जाति या मेव जाति के लोग थे उनके ऊपर आक्रमण किया था। उस समय इनके पास में सेना नहीं थी तो इन्होंने अपने साथ में भील जनजाति के जो लोग थे, उदयपुर के आस पड़ोस में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन रियासतों के अंतर्गत भील जाति के क्षेत्र ज्यादा थे। तो भील जाति के जो लोग थे उन लोगों से मदद सहायता मांगी थी और कहा था कि कालांतर में अगर मेरा राजवंश आगे बढ़ता है तो मेरी संतानें आपसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेगी। लेकिन ऐसा आगे चलकर नहीं हुआ था और भीलों ने उनका साथ दिया था। और आगे चलकर एक शासक आता है महेंद्र सेकंड, और महेंद्र सेकंड क्या करता है? भीलों के ऊपर अत्याचार करता है। उस कारण से फिर भील जो सेनापति होते हैं वो सारे के सारे महेंद्र सेकंड के क्या हो जाते हैं? खिलाफ हो जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आगे इसके क्या होता है इसके बाद में। तो चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो राजा आता है अपना भारी भरकम, और मेवाड़ का जो सबसे प्रतापी शासक था वो प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे पहला जो शासक आता है दोस्तों उस शासक का नाम है कालभोज। कालभोज या फिर इसी को क्या कहते हैं? बप्पा रावल। बप्पा रावल। जो कालभोज और बप्पा रावल हैं ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कि कालभोज अलग है और बप्पा रावल अलग है। ऐसा एक रणकपुर प्रशस्ति है उसके अंदर अंकित है। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड है वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों आदमी एक ही है। तो सबसे प्रतापी शासक था वो प्रतापी शासक कौन थे? अपने कालभोज थे दोस्तों। इनका काल अगर देखा जाए तो 733 ईस्वी से 753 ईस्वी तक, 733 से 753 ईस्वी तक। अपन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भी शासक का काल नहीं पूछा जाता है। कुछ शासक ऐसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं का काल पूछा जाता है हमेशा। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कालभोज है आपका, महाराणा प्रताप है, रावल रतन सिंह है, ठीक है। तो इन शासकों का काल पूछा जाता है, ये अपने को याद होना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं इसके बाद में सर्वप्रथम इन्होंने क्या कहा था, क्या किया था? सर्वप्रथम कालभोज ने सर्वप्रथम नागदा को, किसको बनाया था? नागदा को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया था दोस्तों? राजधानी बनाया था। मेवाड़ की प्रथम राजधानी है वो राजधानी किसने बनाया था? नागदा को कालभोज या बप्पा रावल ने बनाया था। कालभोज जो है वो कुछ लोग ये भी देखेंगे कि सर आपने डायरेक्ट है जो एक शासक ले लिया, प्रतापी शासक कालभोज। कालभोज किसके पुत्र थे किसके नहीं थे, ये दोस्तों अपन इसकी चर्चा भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ नामचीन शासक है उन्हीं को पढ़ा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे शासकों को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। और हिस्ट्री में सभी शासकों के तथ्य और साक्ष्य नहीं मिले हैं, कुछ नाम ही है। और जिन्होंने जो करतब कर दिखाए हैं उन्हीं को हिस्ट्री में याद रखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है उन्हीं का। तो ऐसे सुरमा थे उन्हीं का इतिहास लिखा हुआ है दोस्तों अपने पास में। तो कालभोज जो है उन्होंने राजधानी बनाई थी नागदा को। और कालभोज के जो पिता थे, पिता का नाम था महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड दोस्तों, महेंद्र सेकंड है, इन्होंने भीलों पर बहुत अत्याचार किए थे। और भीलों पर अत्याचार करने के कारण भील जो सेनापति थे उनके सानिध्य में महेंद्र सेकंड की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में जो कालभोज थे वो छोटी उम्र में थे, तो कालभोज कहां चले जाते हैं? हरित ऋषि के पास में चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? हरित ऋषि।
और हरित ऋषि के वहां पर जाने के बाद में क्या करते हैं, उनकी गायें चराते हैं। हरित ऋषि के यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, उनकी गायें चराते हैं। हरित ऋषि के या हरित ऋषि की गायें चराते हैं, गायें चराते हैं, गायें चराते हैं, गायें चराते हैं। और ये किस कारण गायें चराते हैं, ये इसलिए गायें चराते हैं क्योंकि इनको डर था कि भील जो सेनापति हैं वो मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे और अपनी मृत्यु कर देंगे। इस वजह से ये यहाँ पर हरित ऋषि की गायें चराते हैं। अब हरित ऋषि की गायें चराते हैं तो इसके बाद में धीरे धीरे ये कालांतर में बड़े हुए और बड़े होने के बाद में क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है फिर से। जो अपना भारत है दोस्तों वो इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर अपनी जो मेवाड़ रियासत है वो यहाँ पर अपन चिन्हित करते हैं। इस साइड से अरबों का क्या होता है दोस्तों, आक्रमण होता है। और आक्रमण होने की वजह से यहाँ पर जो जनता थी उस जनता पर आक्रमण किया। उस समय बागडोर संभालता है, वो कौन संभालता है, कालभोज संभालते हैं यहाँ की। और कालभोज जब इनकी डोर संभालते हैं और जनता की रक्षा करते हैं तो रक्षा करने पर हरित ऋषि ने इनको एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम है बप्पा रावल। बप्पा यानी बाप के समान और रावल यानी रखवाला। रावल शब्द आगे चलकर एक कालांतर में कुछ शासक होंगे वो उपाधि धारण करते हैं। इन्होंने उपाधि धारण की नहीं थी, इनको उपाधि दी गई थी। तो उपाधि क्या दी थी, हरित ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, बप्पा रावल की उपाधि दी थी हरित ऋषि ने। हरित ऋषि की गायें चराते थे। जब ये छोटे थे तो उस समय दोस्तों इन्होंने क्या किया था, हरित ऋषि की गायें चराते थे और गायें चराते समय इनको एक जंगल में एक गाय जंगल के अंतर्गत एक स्थान पर हमेशा जाती थी और उसके थन से हमेशा दूध निरंतर लगातार बहता रहता था उस जगह पर। तो इन्होंने वहां पर खुदाई करवाई थी और खुदाई करवाने के बाद वहां पर देखा तो एक चतुष्मुकुट या चतुष्कोणीय या फिर 4 मुख वाला शिवलिंग प्राप्त हुआ था जमीन के अंदर से, जहां पर मतलब गाय के दूध से ऑलरेडी पहले से क्या हो रहा था, उनका अभिषेक हो रहा था भगवान भोलेनाथ का। और कालांतर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया उस जगह पर, जो मंदिर आज के डेट में किस नाम से जाना जाता है, ये मंदिर है, मान लिया जाए ये मंदिर है वो मंदिर। इस मंदिर में एक मूर्ति लगी हुई है, जो मूर्ति किसकी है, एकलिंगनाथ जी की है। किसकी मूर्ति है, एकलिंगनाथ जी की। ये एकलिंगनाथ जी की मूर्ति है, वो यहीं से प्रकट हुई थी एकलिंगनाथ जी की। जो मेवाड़ के क्या है दोस्तों, अपन कल बात कर चुके थे, मेवाड़ के क्या है, कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी का यहाँ पर क्या बनवाया था इन्होंने, मंदिर बनवाया था। और ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, कैलाशपुरी में है। और कैलाशपुरी कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। मेवाड़ के कुल देवता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बप्पा रावल या कालभोज ने करवाया था। बप्पा रावल और कालभोज एक बात ध्यान रखना कि दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नहीं है। कुछ थोड़ी सी अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द लिखे होते हैं कि बप्पा रावल अलग है, कालभोज अलग है, लेकिन अलग नहीं है, दोनों एक ही है। केवल रणकपुर प्रशस्ति के अंदर ही ऐसा आता है कि ये दोनों व्यक्ति हैं वो क्या है, अलग अलग है। एक मंदिर और इनके काल में बना था, वो मंदिर है आपका सास बहू का मंदिर। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति नहीं बनाएंगे इसकी, क्योंकि सास बहू का मंदिर है वो मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है। आप जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें 2 मंजिला मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पर है, आपका उदयपुर में है, उदयपुर। और उदयपुर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर, बहू का मंदिर, जो उदयपुर में निर्मित है दोस्तों। कहां पर है, उदयपुर में निर्मित है। ये दोनों निर्माण कार्य हुए थे। इसके बाद अगर देखते हैं तो कालभोज जो हैं उन्होंने क्या क्या काम किए थे वो भी देखते हैं। कालभोज ने दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किसके काल में चले थे दोस्तों, सोने के सिक्के, सिक्के चले थे, सोने के सिक्के कालभोज ने चलाए थे। कालभोज ने सोने के सिक्के चलाए थे। और इन कालभोज ने सोने के सिक्के पर किसकी आकृति बनाई थी, सूर्य की आकृति बनाई थी दोस्तों। ये भी पूछा हुआ है, सूर्य की आकृति किसके सिक्कों पर अंकित है, तो आकृति है वो सूर्य की बनाई थी, किसने, कालभोज ने बनाई थी। और सोने के सिक्के इनके काल में प्रथम बार चले थे अपने मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। और मेवाड़ रियासत का जो प्रतापी शासक आता है सर्वप्रथम, वो कालभोज ही माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं, जैसा अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आप सभी को पता होगा, एक वहल मछली के समान है। आप लोग ऐसी आकृति ले सकते हैं उसकी। ये चित्तौड़ दुर्ग है, जैसे मान लिया जाए चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर उस समय जो शासक थे वो थे चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। एक फैक्ट यहां पर भी है दोस्तों, अलग अलग इतिहासकार बताते हैं चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण है
चित्रांगद ने करवाया था, लेकिन आरपीएससी किसको मानती है? चित्रांगद को ही मानती है। तो अपन भी किसको मानेंगे? चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के शासकों के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर चित्रांगद मौर्य के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है मान मौर्य। मान मौर्य जो है इसने अपना एक शिलालेख लिखवाया था। शिलालेख लिखवाया था, और ये शिलालेख कहां पर था? मानसरोवर झील के यहाँ। मानसरोवर झील के किनारे पर एक शिलालेख स्थापित करवाया था मान मौर्य ने। ये बात मैं एक्स्ट्रा इस साइड में इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों कि एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि क्या हुआ था इतिहास के अंतर्गत। दोस्तों देखते हैं बप्पा रावल ने क्या किया था। ये इसका क्या है, जैसे मान लिया जाए नागदा है। इस नागदा से बप्पा रावल ने क्या करते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण। और ये आक्रमण कब करते हैं? 733 ईस्वी में करते हैं। अब दोस्तों अलग अलग बुकें ये भी बताती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 733-34 ईस्वी में हुआ था और चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं, कर्नल जेम्स टोड हैं, उनके द्वारा एक शिलालेख खोजा गया था जिस शिलालेख का नाम था मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का जो शिलालेख था, कर्नल जेम्स टोड अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनके पास में वजन ज्यादा होने की वजह से इन्होंने इस शिलालेख को कहां पर फेंक दिया था? एक समुद्र के अंदर फेंक दिया था। उठाया कहां से था? मानसरोवर झील के यहाँ से उठाया था उन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने आक्रमण किया था और चित्तौड़ दुर्ग को क्या किया था? इन्होंने विजय कर लिया था। चित्तौड़ दुर्ग को इन्होंने विजय कर लिया था और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब दोस्तों बात है यहाँ की कि चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रथम विजेता है वो कौन है? ऐसा बार बार क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ रखा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता है वो जेत्र सिंह भी आता है और बप्पा रावल भी आते हैं। तो दोस्तों दोनों ही सूरतों में दो दो अलग अलग जो विवादास्पद या थोड़ा सा विरोधाभास है यहाँ पर कि चित्तौड़ का जो प्रथम शासक जो विजेता है वो कौन है। तो अपन मानेंगे किसको? बप्पा रावल को मानेंगे। बप्पा रावल है। इन्होंने और क्या क्या काम किए थे दोस्तों, देखते हैं आगे चलकर। सोने के सिक्के चलाए थे। उसके अलावा बप्पा रावल के लिए एक किंवदंतियां है, ऐसी छोटी छोटी सी कहावतें जो पुराने लोग थे उन्होंने कही हुई है, जो इतिहासकारों ने अपने इतिहास के अंदर उखेरा है उन छोटी छोटी सी बातों को कि बप्पा रावल है। बप्पा रावल नाचते नाचते में केवल 4 बकरे खा जाते थे। 35 हाथ का धोती पहनते थे वो, तो बड़े आदमी थे। 32 मण की उनके पास में खड़ग थी दोस्तों। तो समझ लो कि कितना भारी भरकम या पराक्रमी योद्धा होगा बप्पा रावल। तो ये क्या करते थे बप्पा रावल? 4 बकरे खाते थे। 4 बकरे, 35 हाथ की धोती, 35 हाथ की धोती पहनते थे और 32 मण की क्या थी इनके पास में? खड़ग। 32 मण की खड़ग थी इनके पास में। ये रही अपनी छोटी सी जानकारी बप्पा रावल की है दोस्तों। अब बात क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है कि बप्पा रावल जो है वो सर्वप्रथम कहां पर उन्होंने शासन किया था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर बप्पा रावल ने सर्वप्रथम शासन नहीं किया था। उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? नागदा को बनाया था और नागदा से ही उन्होंने शासन स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं बप्पा रावल के बाद में दूसरा जो शासक आता है वो कौन आता है? दूसरा जो शासक आता है दोस्तों बप्पा रावल के बाद में वो आता है एक प्रतापी शासक है जिसका नाम है अल्लट, या इसको ये भी कहते हैं राजा अल्लट भी कहते हैं। तो अल्लट जो है दोस्तों ये भी बड़े धुआंधार शासक थे। आलू रावल की इन्होंने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। क्या की थी? आलू रावल की उपाधि। इनका कार्यकाल किसी भी ईस्वी में स्पष्ट रूप से कहीं पर भी इतिहास में नहीं मिलता है, इसलिए अपन हर एक शासक का जो कार्यकाल है या काल है वो याद नहीं रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है उन्हीं का ध्यान रखेंगे। आलू रावल की उपाधि, ये आलू रावल की उपाधि है। इन राजा अल्लट को किसने दी थी? तो भाट जाति के लोग थे। भाट जाति के कौन थे? भाट जाति के लोगों ने आलू रावल या अल्लट जो उपाधि है भाट जाति के लोगों द्वारा दी गई थी। भाट जाति के द्वारा क्या दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी। सर्वप्रथम एक और काम किया था इन्होंने, मेवाड़ के अंतर्गत नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन कितनी बार छोटे छोटे से एग्जामों में पूछ रखा है दोस्तों, ध्यान में रखना इसको थोड़ा सा कि सर्वप्रथम मेवाड़ में
नौकरशाही की स्थापना, नौकरशाही की स्थापना, नौकरशाही की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? तो सर्वप्रथम राजा अल्लट ने या आलू रावल ने की थी दोस्तों। दूसरी बात देखते हैं कि इन्होंने दूसरी राजधानी मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी किसको? मेवाड़ की दूसरी राजधानी इन्होंने आहड़ को बनाई थी। किसको बनाई थी? दूसरी राजधानी मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने आहड़ को बनाया था। आहड़, आहड़ और आहड़ नगर है वो भी किसने बसाया था? अल्लट ने ही बसाया था आहड़ नगर दोस्तों। ये आहड़ आज कालांतर में राजस्थान में अपने मेवाड़ जो रियासत है, मेवाड़ के शासकों का क्या है? ये आज भी आहड़ क्या है? शाही शमशान कहलाता है। ये शाही शमशान कहलाने का कारण है यहाँ पर अरबों का आक्रमण होता है और अरबों में एक शासक आता है थोड़ा कालांतर में चलकर, जो तीसरे नंबर पर शासक पढ़ेंगे। उस समय क्या होता है? अरबों का आक्रमण होता है और इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह के ऊपर आक्रमण किया था और जैत्र सिंह के समय में इन्होंने नागदा और यहाँ पर क्या लगाई थी? आग लगाई थी। जीत नहीं पाए थे तो आग लगाई थी और जल के वहां पर राख हो गई थी। इसलिए उन्होंने तीसरी राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़ को बनाते हैं तीसरी राजधानी। दोस्तों देखते हैं आगे, मेवाड़ के राजा हैं उन्होंने अल्लट राजा ने क्या किया था? उदयपुर के अंतर्गत उदयपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। बड़ा फेमस मंदिर है दोस्तों। ये जो मंदिर है ये मंदिर है आपका जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर, माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो आपका ध्यान रखना, अल्लट के द्वारा करवाया गया था। जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? राजा अल्लट के द्वारा। ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ये कई बार एग्जामों में पूछ रखा है इसको कि जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया या जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब राजा अल्लट है, इनके बारे में देखो, इनके बारे में एक किंवदंती ये भी है कि राजस्थान का जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था वो अंतरराष्ट्रीय विवाह कुछ लोग ये बताते हैं कि रावल रतन सिंह का हुआ था, लेकिन रावल रतन सिंह का विवाह अंतरराष्ट्रीय विवाह दूसरी बार हुआ था। पहली बार जो प्रथम जो विवाह हुआ था वो राजा अल्लट का हुआ था दोस्तों। अल्लट का विवाह किसके साथ होता है? हुण राजकुमारी, हुण राजकुमारी, हुण राजकुमारी, हुण राजकुमारी है। उसके साथ में क्या होता है इनका? अंतरराष्ट्रीय विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह। और ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है दोस्तों। किसका है? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो क्या है आपका? हुण राजकुमारी के साथ में। और हुण राजकुमारी है उसका नाम क्या था दोस्तों? हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी नाम था। कभी पूछ लिया जाए ऐसा, हालांकि पूछा नहीं है अभी तक, केवल यही पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो किसके साथ हुआ है? तो अल्लट और हुण राजकुमारी के साथ हुआ है। कभी नाम भी पूछ सकता है आगे कालांतर में, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन ने एक शासक सबसे पहले पढ़ा था गोहिल। गोहिल के बाद में जो सबसे पहले इधर लिख देता हूं मैं, गोहिल। गोहिल के बाद में शासक आता है आपका कालभोज। कालभोज के बाद में शासक आता है आपका अल्लट। अल्लट के बाद में जो शासक आता है दोस्तों वो शासक है आपका शेम सिंह। शेम सिंह दोस्तों, ये शेम सिंह केवल एक उपाधि धारण की थी। मेवाड़ के जो इतिहास में जो अपने वंशज चल रहे थे उन वंश में एक केवल उपाधि रावल उपाधि धारण की थी, उसकी वजह से इनको केवल याद किया जाता है। बाकी ऐसा कोई इतिहास इनका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था कुमार सिंह, एक का नाम था कुमार सिंह और दूसरा जो व्यक्ति है उस दूसरे जो पुत्र है उसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह, ये सामंत सिंह है और कुमार सिंह है, दो पुत्र किसके हैं? शेम सिंह के। शेम सिंह का एक पुत्र है जो राजा नहीं बनता है, दूसरा बेटा है जिसका नाम है कुमार सिंह। कुमार सिंह क्या बनता है? राजा बनता है यहाँ पर। और राजा ने केवल क्या किया था? रावल की उपाधि धारण की, रावल की उपाधि
धारण की थी। अब रावल की उपाधि धारण की थी दोस्तों, और रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? कुमार सिंह था। इसके बाद में कुमार सिंह के बाद में रावल जेत्र सिंह आते हैं, जेत्र सिंह के बाद में फिर रावल रतन सिंह आते हैं, और रावल रतन सिंह के यहाँ पर जाकर आपका जो रावल शाखा है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद में कुमार सिंह के नीचे जो एक शासक आते हैं उनका नाम क्या है? जेत्र सिंह, जेत्र सिंह। अब आपका प्राक्रमी जो शासक है वो अपने को क्या पढ़ना है? जेत्र सिंह को पढ़ना है। ये बाकी जो जानकारी है वो केवल किस काम की है कि रावल उपाधि धारण कहां से शुरू हुई थी? कुमार सिंह के यहां से हुई थी। बस इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन किसकी? जेत्र सिंह की बात करते हैं। जेत्र सिंह अब ये उपाधि धारण किसकी कर लेगा? रावल, रावल जेत्र सिंह। ये जो रावल जेत्र सिंह है दोस्तों, रावल जेत्र सिंह का जो कार्यकाल है उसको भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। 1213 से 1253 तक, 1213 से 1253 तक ये रावल जेत्र सिंह का क्या है दोस्तों? कार्यकाल है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि रावल जेत्र सिंह उन्होंने क्या क्या काम किए थे, और प्रक्रामी जो देखा जाता है कि इन्होंने मतलब एक युद्ध लड़ा था, बहुत अच्छा युद्ध लड़ा था जिसको कई बार पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, एक युद्ध हुआ था 1226 के अंतर्गत, भूताला का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था। ये भूताला का युद्ध है, इनकी जिंदगी में एक भूचाल लाता है, और इस भूचाल के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जो है मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनती है दोस्तों। और जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी प्रथम बार बनी थी, क्योंकि पहले जो राजधानियां बनी थी वो पहले प्रथम राजधानी थी नागदा, दूसरी राजधानी थी कौन सी? अपनी आहड़, जो अल्लट ने बनाई थी। तीसरी राजधानी बनेगी वो जेत्र सिंह बनाते हैं, और जेत्र सिंह के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो राजधानी कौन सी थी दोस्तों? चित्तौड़गढ़ राजधानी बनती है। तो कैसे बनती है दोस्तों? देखते हैं। एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध। ये जो भूताला का युद्ध है दोस्तों, ये भूताला का युद्ध लड़ा कब जाता है और किस किस के बीच में लड़ा जाता है? ये युद्ध लड़ा जाता है 1226 के अंतर्गत, 1226 ईस्वी। और ये युद्ध किसके बीच में लड़ा जाता है दोस्तों? ये लड़ा जाता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेस कौन लड़ता है इसको? जेत्र सिंह। आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से देखना कि कभी भी पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसकी। थोड़ा सा केवल चिन्हों के प्रयोग से भी अपन देख सकते हैं कि कौन जीता था, कौन हारा था। तो जीत यहाँ पे किसकी हुई थी? जेत्र सिंह की हुई थी। हार किसकी हुई थी दोस्तों? इल्तुतमिश की हुई। केवल इल्तुतमिश ने यह काम किया था कि जाते जाते यहाँ पर आग लगा के चला गया था। कहां पर? आहड़। आहड़ में आग लगने के बाद में ही तो क्या बनती है? राजधानी चित्तौड़गढ़ बनती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं कि जो ये जो राजधानी बनाई थी ये युद्ध होने के बाद बनाई गई थी। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश यहाँ से हार का मुंह लेकर वापिस चला गया था, अरब आक्रमणकारी था, और इसकी वजह से अपना चित्तौड़गढ़ है वो क्या बना था? तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी जो बनती है दोस्तों वो कौन से बनती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजधानी बनती है, मेवाड़ की तीसरी राजधानी। और कौन बनाता है? आपका रावल जेत्र सिंह बनाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के लिए कहा जाता है कि ये जो मेवाड़ में प्रथम शासक है जो चित्तौड़ का प्रथम विजेता, इसके लिए ऐसा कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता, चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता। लेकिन प्रथम विजेता इसको नहीं मानते क्योंकि कालभोज को मानते हैं दोस्तों प्रथम विजेता। ठीक, देखो दोस्तों छोटे छोटे से क्वेश्चन जब बनते हैं तो उस समय एक क्वेश्चन यहां से बहुत वेरी इंपोर्टेंट बनता है, चित्तौड़ का एक तो प्रथम विजेता कौन था। अब यहाँ पर दो फैक्ट हो चुके हैं आपके पास में। एक फैक्ट है आपका कि बप्पा रावल को करे कि जेत्र सिंह को करे। अब पूछ किस संदर्भ में रहा है उसके अनुरूप करना पड़ेगा आपको आंसर, या तो किसी भी इतिहासकार का नाम देवे या फिर आपका ऑप्शन के अनुसार करें। अपन ऑप्शन में अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है उनमें से किसी एक में बप्पा रावल का नाम ही नहीं है तो आपको स्वाभाविक है कि आप लोग जेत्र सिंह ही करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़,
अभी हाल ही में जो पिछली बार एग्जाम लगे थे उन एग्जामों में पूछ रखी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अपन ने आज जो अपन ने देखा है उनमें देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, और बाकी का देखेंगे अपन कल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, सबसे पहले वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। मेवाड़ है, मेवाड़ का अपन ने कल पढ़ा था। मेवाड़ की राजधानियां बनी थी 9। किसने स्थापना की थी? गोहिल वंश की गोहिल ने की थी अपने नाम के अनुसार। और 566 ईस्वी में इसने क्या किया था? गोहिल शाखा की स्थापना की थी यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद में जो भारी भरकम जो शासक आता है वो शासक कौन था आपका? कालभोज था। कालभोज बप्पा रावल है 733 ईस्वी 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। सर्वप्रथम नागदा को इन्होंने क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। किसको बनाई थी? नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। इनके पिता कौन थे? महेंद्र सेकंड थे। एक महेंद्र प्रथम और आते हैं इससे पहले। जो 4 से 5 शासक हैं वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और केवल नाम से ही देखे जाते हैं उनको, तो अपने को देखने भी नहीं, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। हरित ऋषि हैं। हरित ऋषि की गायें चराते थे कौन? बप्पा रावल। और बप्पा रावल को हरित ऋषि ने कौन सी उपाधि दी थी? बप्पा रावल की उपाधि दी थी कालभोज को। और कालभोज जो है उन्होंने आक्रमण किया था किसके ऊपर? चित्तौड़ के ऊपर। और चित्तौड़ में आप देखिएगा आगे स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं बप्पा रावल, और यहाँ पर मान मौर्य जो शासक था वहां से अपने इस किले को क्या करते हैं? अधिकार में ले लेते हैं। और चित्रांगद मौर्य का ये जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी किसमें मिलती है? आपकी मान मौर्य के शिलालेख में मिलती है। और ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का है, जो राजस्थान का इतिहासकार माने जाते हैं। और इन्होंने सोने के सिक्के सर्वप्रथम मेवाड़ में किसने चलाए थे? तो कालभोज ने चलाए थे। और जिनके ऊपर क्या अंकित था? सूर्य की आकृति अंकित थी दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 733 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद में इन्होंने क्या बनवाया था? उदयपुर में कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो कि मेवाड़ के शासकों के क्या है? कुल देवता है। एक मंदिर और बनवाया था इन्होंने, सास बहू का मंदिर बनवाया था। और आगे देखते हैं अपन दोस्तों, आगे जो बप्पा रावल हैं उनके बारे में कहा जाता है 4 बकरे खाते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे और 32 मणकी इनके पास में क्या थी? खड़ग थी दोस्तों। इसके बाद में आगे देखते हैं, राजा अल्लट आते हैं इनके बाद में। और अल्लट है, उनको आलू रावल की उपाधि धारण करते हैं। आलू रावल की उपाधि है भाट जाति के द्वारा इनको आलू रावल की उपाधि दी गई थी। सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना मेवाड़ में किसने की थी? तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना है दोस्तों किसने की थी? राजा अल्लट ने की थी। मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? आहड़। तो राजा अल्लट ने बनाई थी। इन्होंने आहड़ के पास में जगत एक गांव था पहले, आज उदयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, लेकिन पहले यहाँ पर क्या था? जगत एक गांव था, वहां पर जगत अंबिका माता का मंदिर इनको निर्माण करवाया था उदयपुर के अंतर्गत। और इन्होंने विवाह किया था हुण राजकुमारी हरिया देवी से, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं कि जो राजा अल्लट हैं उनके बाद में आते हैं शेम सिंह। शेम सिंह के 2 पुत्र होते हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। और कुमार सिंह के बाद में आता है, कुमार सिंह ने क्या करते हैं? रावल की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद में जो भी मेवाड़ के शासक आएंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल शब्द लगाएंगे। और रावल शब्द के बाद में नेक्स्ट जो शासक आता है वो है रावल जेत्र सिंह, 1213 से 1253 तक। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार रावल जेत्र सिंह है, ये मेवाड़ के इतिहास का मध्यकाल के स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ का मध्यकाल का स्वर्ण काल किसका माना जाता है दोस्तों? रावल जेत्र सिंह का माना जाता है। मेवाड़ में एक युद्ध होता है, बुताला का युद्ध 1226 में जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश यहाँ से हार जाता है और आग लगा के जाता है कहां पर? नागदा और आहड़ में। और नागदा आहड़ में सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो तीसरी राजधानी कौन बनाता है? रावल जेत्र सिंह बनाते हैं। और कहां पर बनाते हैं? चित्तौड़ को बनाते हैं दोस्तों। तो ये जानकारी जो है अपनी आज के लिए यहां तक रहेगी। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों आप सभी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।